पूर्णिमा की भाभी 6 महीने की गर्भवती थी। घर के सभी लोग उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। उसकी सास कल्याणी सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले बहू के कमरे में जाती, उसके लिए गुनगुना पानी तैयार करती, समय पर दूध और फल देती, डॉक्टर की बताई हर दवा अपने हाथों से खिलाती और बार बार पूछती कि कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। पूर्णिमा अपनी भाभी का हर काम बिना किसी शिकायत के करती। माँ के साथ मिलकर दोपहर और रात का खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो हर थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने आवाज़ लगा देती, पूर्णिमा मेरा तकिया ठीक कर दो, माँ जी मुझे अभी के अभी आम खाने हैं, कहीं से भी ला कर दीजिए। अरे कोई है क्या, मेरा पानी खत्म हो गया, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, कोई दबा दो। पूरा घर उसकी एक आवाज़ पर दौड़ पड़ता था। कल्याणी जी अपनी कमर दर्द की परवाह किए बिना पूरे दिन बहू के आगे पीछे घूमती रहती। पूर्णिमा अपनी पढ़ाई छोड़कर भाभी की सेवा में लगी रहती, मगर मोहिनी को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उसके लिए कितने लोग अपनी खुशियाँ और आराम छोड़ चुके हैं। उल्टा अगर 5 मिनट भी किसी चीज़ में देर हो जाती तो उसका चेहरा गुस्से से भर जाता। वो ताने मारते हुए कहती, अगर तुम लोगों से मेरी देखभाल नहीं होती तो साफ साफ कह दो, मुझे मेरे मायके भेज दो, कम से कम वहाँ लोग मुझे बोझ समझकर एहसान तो नहीं जताएंगे। कल्याणी जी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। वो सोचती कि बहू माँ बनने वाली है, इस समय अगर उन्होंने कुछ कह दिया और उसका मन दुख गया तो कहीं बच्चे पर असर ना पड़ जाए, इसीलिए वो हर अपमान चुपचाप सह लेती थी। लेकिन पूर्णिमा के लिए ये सब देखना आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता कि भाभी को समझाए कि माँ भी इंसान है, मशीन नहीं, लेकिन वो माँ की इज्जत और घर की शांति के लिए चुप रह जाती। रात को जब सारे लोग सो जाते तो वो अपनी माँ के पैरों में तेल लगाती और देखती कि पूरे दिन की भाग दौड़ से उनके पैर सूज चुके हैं। कल्याणी जी बस इतना कहती, बेटी बहू को मत कोस, जब तू भी माँ बनेगी तब समझेगी कि इस समय उसका मन कितना बेचैन रहता होगा। पूर्णिमा अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रह जाता कि आखिर उनकी सहनशीलता की भी कोई सीमा होगी। समय बीतता गया और मोहिनी का व्यवहार सुधरने के बजाय और भी कठोर होता गया। अब वो जानबूझकर ऐसे काम करवाने लगी जो वो खुद आसानी से कर सकती थी। कभी पानी का गिलास अपने सामने रखा होने के बावजूद पूर्णिमा को बुलाकर उठवाती। कई बार तो वो केवल ये देखने के लिए आवाज़ लगा देती कि कौन पहले दौड़ कर आता है। अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो उसका चेहरा उतर जाता और वो ताना मारते हुए कहती, लगता है इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि मैं किसी तरह से यहाँ से चली जाऊँ। वरुण जब शाम को घर लौटता तो मोहिनी वही सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताती और कहती कि उसकी माँ और बहन उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। वरुण अपनी माँ और बहन को जानता था, इसीलिए वो पत्नी को प्यार से समझाता कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोहिनी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती कि कई बार पति पत्नी के बीच देर रात तक बहस चलती रहती। वरुण दोनों तरफ का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता, मगर धीरे धीरे वो भी मानसिक रूप से थकने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि जिस पत्नी की खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, आखिर वो खुश क्यों नहीं रहती। एक दिन सुबह मोहिनी ने नाश्ता सामने आते ही प्लेट दूर हटा दी और गुस्से में बोली, मुझे ये पराठे नहीं खाने थे, मुझे तो आलू के चिल्ले खाने थे। पूर्णिमा तुरंत रसोई की ओर भागी और नए सिरे से चिल्ले बनाने लगी। तभी मोहिनी ने फिर आवाज़ लगा दी, पहले मेरे पैरों में तेल लगा दो, उसके बाद रसोई में जाना। पूर्णिमा बिना कुछ बोले वापस आ गई और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। इतने में रसोई में रखा दूध उबलकर गैस पर गिर गया। कल्याणी जी दौड़कर रसोई में पहुंची और गैस बंद की।
पूरा रसोई घर गंदा हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी सफाई शुरू कर दी। तभी मोहिनी फिर चिल्लाने लगी, देखा, मेरा एक काम भी ठीक से नहीं होता इस घर में। ये सुनते ही कल्याणी जी के धैर्य का बांध टूट गया। वर्षों से चुप रहने वाली उस माँ के मुंह से पहली बार दर्द शब्द बनकर बाहर निकला। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बहू, आखिर कब तक? सुबह से शाम तक मैं और पूर्णिमा तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं। तुम जो कहती हो वही करते हैं। तुम्हें समय पर खाना मिलता है, दवा मिलती है, आराम मिलता है, फिर भी तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती। अगर सच में तुम्हें इस घर में इतनी तकलीफ है तो कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। मैंने अपनी बेटी पूर्णिमा से कभी इतना काम नहीं करवाया जितना वो आज तुम्हारे लिए करती है। जब से तुम इस घर में आई हो, वो अपनी पढ़ाई, अपनी नींद और अपनी खुशियाँ छोड़कर केवल तुम्हारी सेवा कर रही है। मैं खुद बूढ़ी हो रही हूँ, फिर भी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन बदले में हमें केवल ताने मिलते हैं। बहुत हो गया बहू, अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जाता। कल्याणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहिनी गुस्से से कांप उठी। वो कुछ तीखा जवाब देने ही वाली थी कि पूर्णिमा ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, माँ, रहने दीजिए, अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर वो अपनी माँ को कमरे से बाहर ले गई। कमरे में अकेली बैठी मोहिनी का अहंकार और भड़क गया। उसे लगा कि पूरे घर ने मिलकर उसका अपमान किया है। उसने बिना एक पल गवाए अपनी माँ देविका को फोन मिलाया और रोते हुए बोली, माँ, भैया को भेज दो, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं आपके पास ही रहूँगी। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण की चुप्पी छाई रही। फिर देविका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, मैं तेरा ध्यान कैसे रखूँगी? तू वहीं रहे, वहाँ तेरी अच्छी देखभाल हो रही है। ये सुनते ही मोहिनी जैसे पत्थर की हो गई। उसे साफ याद था कि पिछली रात जब उसकी माँ से बात हुई थी तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी, हंसते हुए बातें कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज वो उसे अपने पास बुलाने से मना कर रही थी। कुछ ही पलों में मोहिनी सब समझ गई। उसकी माँ भी नहीं चाहती थी कि वो मायके आए। शायद उन्हें भी अपनी बेटी के स्वभाव का पूरा एहसास हो चुका था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस मायके का सहारा लेकर वो हर समय ससुराल वालों को नीचा दिखाती थी, आज वही मायका उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से फोन काट दिया। उस रात वो बहुत देर तक छत की ओर देखती रही। पहली बार उसे अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। अगले दिन से उसने शिकायतें करना लगभग बंद कर दिया। वो पहले की तरह हर समय आवाज नहीं लगाती थी। पूरा घर भी उसकी इस चुप्पी को देखकर हैरान था। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कल्याणी जी ने पोते को सीने से लगाकर उसका नाम कुणाल रखा। वरुण खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पूर्णिमा अपने भतीजे को गोद में लेकर घंटों खेलती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे इस नन्हे बच्चे के आने से घर की सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कुणाल के जन्म के बाद कुछ महीनों तक घर में खुशियों का माहौल बना रहा। नन्हे बच्चे की किलकारियों से पूरा आंगन गूंज उठता था। कल्याणी जी तो जैसे अपने पोते में ही अपनी दुनिया देखने लगी थी। सुबह कुणाल को तेल मालिश करना, उसे नहलाना, गोद में लेकर लोरी सुनाना, रात में उसके रोने पर सबसे पहले उठ जाना, उसके कपड़े धोना, उसके लिए दलिया बनाना, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना, ये सब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। वरुण नौकरी पर जाता तो निश्चिंत होकर जाता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ घर को इतनी खूबसूरती से संभाल रही है कि उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोहिनी भी माँ बन चुकी थी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब पहले की तरह वो हर छोटी बात पर झगड़ा नहीं करती थी,
लेकिन उसका व्यवहार अभी भी वैसा ही था। अगर कुणाल जरा सा भी रो देता तो वो तुरंत कल्याणी जी को आवाज लगा देती, माँ जी देखिए ना, इसे चुप कराइए। अगर बच्चे को दवा देनी होती तो भी सास ही देती। स्कूल जाने की उम्र आई तो उसका एडमिशन कराने से लेकर उसकी किताबें खरीदने तक का सारा काम वरुण और कल्याणी जी ने मिलकर किया। मोहिनी बस इतना कहती कि उसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे कुणाल बड़ा होने लगा और उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसकी दादी बन गई। वो स्कूल से लौटते ही सबसे पहले दादी के कमरे में जाता, उनके हाथ का खाना खाता, उन्हीं के साथ बैठकर होमवर्क करता और रात में भी उन्हीं से कहानी सुनकर सोता। कल्याणी जी भी पोते पर अपना सारा प्यार लुटाती थी। कई बार वरुण मुस्कुरा कर कहता, माँ आपने तो कुणाल को इतना अपना बना लिया है कि अब ये हम दोनों से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। कल्याणी जी हंसकर कहती, बेटा बच्चे प्यार से बंधते हैं, डांट से नहीं। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते, लेकिन मोहिनी के चेहरे पर वैसी मुस्कान कभी नहीं आती। उसे लगता था कि घर में हर कोई उसकी बजाय कल्याणी जी की ज़्यादा इज्जत करता है। यही बात उसे भीतर ही भीतर खटकती रहती थी। इसी बीच कल्याणी जी ने अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़के का नाम कार्तिक था। वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था। शांत स्वभाव, संस्कारी परिवार और सबसे बढ़कर इंसानियत उसके व्यक्तित्व की पहचान थी। जब दोनों परिवार मिले तो कार्तिक की दादी ने पूर्णिमा को देखते ही कहा, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, और इस लड़की की आंखों में संस्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। वरुण अपनी बहन की शादी को यादगार बनाना चाहता था। उसने अपनी वर्षों की बचत निकाल दी। अच्छे कपड़े, गहने, फर्नीचर, हर जरूरत का सामान उसने पूरे मन से खरीदा। लेकिन मोहिनी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बार बार कहती, इतना पैसा अपनी बहन पर क्यों लुटा रहे हो? कल को हमारे बेटे का भी भविष्य है, लोग इतना खर्च नहीं करते। वरुण हर बार प्यार से समझाता, मोहिनी, पूर्णिमा मेरी इकलौती बहन है। उसके लिए अगर आज दिल खोलकर खर्च नहीं करूँगा तो कब करूँगा? आज उसकी विदाई है, मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा प्यार भी। मगर मोहिनी हर बात पर बहस करती। कई दिनों तक दोनों के बीच तनाव बना रहा। यहाँ तक कि वो शादी वाले दिन भी उससे नाराज होकर कई रस्मों में मन से हिस्सा नहीं लिया। वरुण का दिल बहुत दुखा, लेकिन उसने अपनी बहन की खुशी के लिए उस दिन कोई झगड़ा नहीं किया। आखिरकार पूर्णिमा की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कार्तिक से हो गई। विदाई के समय पूरा घर रो रहा था। कल्याणी जी अपनी बेटी को सीने से लगाए बार बार यही कह रही थी, बेटी अब वही तेरा घर है, सबका सम्मान करना, कभी अपने संस्कार मत छोड़ना। पूर्णिमा भी आंसू पोंछते हुए बोली, माँ आपने जो सिखाया है वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पूरे परिवार ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। ससुराल वालों ने उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया। खासकर कार्तिक की दादी तो उस पर जान छिड़कती थी। पूर्णिमा भी पूरे मन से उस घर में रम गई। वो अपनी सास की सेवा करती, दादी के पैर दबाती, घर के हर सदस्य का सम्मान करती। कुछ ही महीनों में पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। जब भी वरुण बहन से मिलने जाता, कार्तिक के माता पिता गर्व से कहते, बेटा तुमने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है, ऐसी संस्कारी बहू हर किसी को नहीं मिलती। ये सुनकर वरुण की आंखें खुशी से भर जाती। उसने अपनी बहन पर गर्व होता। वो सोचता कि जिस बहन ने मायके में हमेशा अपनी भाभी से दर्द सहा, भगवान ने उसे इतना अच्छा परिवार देकर उसका हर दुख मिटा दिया। लेकिन दूसरी ओर मोहिनी का व्यवहार अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। कई बार जब पूर्णिमा मायके आती तो मोहिनी छोटी छोटी बातों पर उसका अपमान कर देती। कभी उसके पहनावे पर ताना मारती, कभी कहती, तुम तो अब अपने ससुराल वालों की चमची बन गई हो, तो कभी उनके सामने ही कह देती, तुम तो आदर्श बहू बनने का नाटक करती हो। कई बार तो कार्तिक के परिवार के सामने भी उसने
ऐसी बातें कह दी कि पूर्णिमा शर्म से सिर झुका लेती। कार्तिक कभी जवाब नहीं देता था, लेकिन उसकी दादी सब समझती थी। घर लौटकर उन्होंने एक दिन साफ कह दिया, अब हमारी बहू वहाँ तभी जाएगी जब बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ बेटी का सम्मान ना हो वहाँ बार बार भेजना ठीक नहीं। कार्तिक और उसके माता पिता भी इस बात से सहमत थे। पूर्णिमा का दिल तो हर त्योहार पर मायके जाने को तड़पता था, लेकिन वो अपने ससुराल वालों का सम्मान करते हुए चुप रह जाती। वरुण जब भी अकेले बहन से मिलने जाता तो उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेता। वो समझता था कि मोहिनी के व्यवहार ने उसकी बहन से उसका मायका धीरे धीरे छीन लिया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। कुणाल अब बड़ा हो चुका था और स्कूल में पढ़ने भी लगा था। कल्याणी जी की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, फिर भी उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी थी। मोहिनी अभी भी अधिकतर कामों में उन्हीं पर निर्भर रहती थी। उसे शायद कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जिस महिला को वो वर्षों तक केवल एक सास समझती रही, वही इस घर की असली नींव है। लेकिन किस्मत धीरे धीरे उस नींव को हिलाने की तैयारी कर चुकी थी। एक सुबह कल्याणी जी हमेशा की तरह मंदिर में पूजा कर रही थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े ही थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उनके हाथ से पूजा की थाली छूट गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार दौड़ आया। वरुण घबराकर माँ को अस्पताल लेकर भागा, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ही देर बाद बाहर आकर धीमी आवाज़ में कहा, हमें बहुत अफसोस है, हार्ट अटैक था, हम इन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही वरुण की दुनिया जैसे उजड़ गई। मोहिनी के हाथों से अस्पताल की दीवार का सहारा भी छूट गया। कुणाल दादी दादी कहकर बिलखने लगा। उस दिन पूरे घर में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे पहले कभी नहीं था। कल्याणी जी की चिता की आग तो कुछ ही घंटों में शांत हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो खालीपन उस घर में फैल गया था, वो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। 13वीं के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। आंगन में बिछी हुई कुर्सियां हट गई, घर के बाहर लगा तंबू भी उतर गया, लेकिन उस घर की रौनक जैसे हमेशा के लिए चली गई थी। पूर्णिमा भी अपने ससुराल वापस चली गई। उस घर से जाते समय उस दिन पूर्णिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन में सोच रही थी, अब मेरा मायका हमेशा के लिए मुझसे छूट गया। पहले जहाँ सुबह सुबह कल्याणी जी के मंदिर की घंटे की आवाज़ सुनाई देती थी, वहीं अब पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी रहती। रसोई जहाँ हर दिन उनके हाथों से ताजे खाने की खुशबू फैलती थी, अब घंटों तक बंद पड़ी रहती। कुणाल कई बार नींद से उठकर दादी के कमरे की तरफ भागता और फिर दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक जाता। वो मासूमियत से पूछता, मम्मी दादी भगवान जी के घर से वापस कब आएंगी? ये सुनकर वरुण का कलेजा फट जाता, लेकिन उसके पास अपने बेटे के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो केवल उसे सीने से लगाकर रो पड़ता। मोहिनी भी बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी पूरी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब उसे पहली बार समझ आने लगा था कि कल्याणी जी केवल उसकी सास नहीं थी, बल्कि पूरे घर की धड़कन थी। सुबह उठते ही उसे समझ नहीं आता कि सबसे पहले क्या करे। रसोई में जाए, कुणाल का टिफिन बनाए, घर की सफाई करे, कपड़े धोए या वरुण के ऑफिस का खाना तैयार करे। पहले ये सब काम कब और कैसे हो जाते थे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि हर जिम्मेदारी कल्याणी जी अपने ऊपर ले लेती थी। अब जब वही जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थी तो उसे हर काम पहाड़ जैसा लगने लगा। कई बार वो रोटी बनाते बनाते रोने लगती, क्योंकि उसे याद आता कि कितनी बार उसने इसी रसोई में खड़े होकर कल्याणी जी से कहा था, आपसे तो रोटी भी ठीक से नहीं बनती। आज वही रोटियां उससे बन ही नहीं रही थी। कई बार सब्जी जल जाती, कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाता, कभी वरुण बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता। घर का हर कोना जैसे उससे सवाल कर रहा था
कि जिस स्त्री को उसने कभी महत्व नहीं दिया, आज उसी की कमी उसे क्यों रुला रही है। वरुण भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वो घर लौटते ही माँ की मुस्कान देखकर सारी थकान भूल जाता था, लेकिन अब घर का बिखरा हुआ माहौल देखकर उसका मन और भारी हो जाता। ऑफिस का तनाव अलग और घर की जिम्मेदारियां अलग। कई बार वो गुस्से में मोहिनी पर चिल्ला देता, फिर अगले ही पल खुद पछताने लगता। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर किस चीज़ पर गुस्सा निकाले। माँ चली गई थी, पत्नी टूट चुकी थी, बेटा उदास रहने लगा था, और बहन को वो बुलाना भी चाहता तो उसके कदम रुक जाते थे। उसे याद था कि कितनी बार मोहिनी ने पूर्णिमा का अपमान किया था। यहाँ तक कि एक बार कार्तिक और उसके माता पिता के सामने भी उसने ऐसी बातें कह दी थी कि पूर्णिमा शर्म से फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसी दिन कार्तिक की दादी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब उनकी बहू जब बहुत ज़रूरी होगा तभी मायके जाएगी। यही सोचकर वो हर बार फ़ोन मिलाने से पहले ही रुक जाता। उधर मोहिनी का मन हर दिन अपराध बोध से भरता जा रहा था। रात को जब वो कल्याणी जी के कमरे में जाती तो उनकी खाली चारपाई देखकर घंटों रोती रहती। तकिए को सीने से लगाकर कहती, माँ जी एक बार वापस आ जाइए, मैं अब कभी आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस एक बार लौट आइए। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। इंसान जब तक अपने लोगों की कीमत समझता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। धीरे धीरे इस मानसिक तनाव का असर उसकी सेहत पर भी दिखाई देने लगा। उसे भूख लगनी बंद हो गई, रात भर नींद नहीं आती, सिर में तेज दर्द रहता और शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। वरुण डॉक्टर के पास चलने को कहता तो वो मना कर देती। वो बस यही कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक सुबह अचानक उसे तेज बुखार आया। उसने फिर भी किसी तरह काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो रसोई में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर वरुण और कुणाल दौड़ कर आए। दोनों घबरा गए। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कई जांचें कराई। वरुण पूरे समय अस्पताल के बाहर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि अगर आज माँ होती तो सब संभाल लेती। अस्पताल के गलियारे में बैठा 10 साल का कुणाल अपने पिता को पहली बार इस तरह टूटते हुए देख रहा था। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोला, पापा आप रोइए मत, मम्मी ठीक हो जाएंगी। वरुण ने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी समय कुणाल को अचानक अपनी बुआ पूर्णिमा की याद आई। उसे याद आया कि दादी हमेशा कहती थी, बेटा मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। उसने चुपके से अपने पापा की जेब से मोबाइल निकाला जिसमें बुआ का नंबर सेव था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन मिलाया। उधर जैसे ही पूर्णिमा ने फ़ोन उठाया, कुणाल की आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल वो मासूम आवाज़ रोते हुए बोली, बुआ जल्दी आ जाओ, मम्मी अस्पताल में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना सुनते ही पूर्णिमा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ पूछे फ़ोन रख दिया। कार्तिक कुछ समय सामने ही बैठा था। उसने पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो बिना कुछ पूछे सब समझ गया। वो धीरे से उसके पास आया और बोला, मायके में कुछ हुआ है ना? पूर्णिमा सिर झुकाकर रो पड़ी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार से कहा, चलो तैयार हो जाओ, अपने घर चलना है। ऐसे समय रिश्ते पुराने हिसाब नहीं देखते। तभी कार्तिक की माँ और दादी भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने सारी बातें सुनी तो एक पल भी नहीं सोचा। दादी ने पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी देर मत कर, तेरे भाई को इस समय तेरी ज़रूरत है। भगवान ने अगर हमें इंसान बनाया है तो दूसरों के दुख में साथ देने के लिए बनाया है। ये सुनकर पूर्णिमा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार अस्पताल के लिए निकल पड़ा।
उधर अस्पताल में डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर आने ही वाले थे। वरुण की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थी। अस्पताल के बाहर बैठे वरुण की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। पिछले कई घंटों से उसने ना ठीक से पानी पिया था और ना ही कुछ खाया था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो अपनी माँ की तरह अपनी पत्नी को भी ना खो दे। दूसरी तरफ छोटा सा कुणाल बार बार आईसीयू के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नर्स उसे प्यार से पीछे कर देती। अस्पताल का वो लंबा गलियारा जहां हर तरफ मरीजों के परिजन अपने अपने दुखों के साथ बैठे थे, आज वरुण को दुनिया की सबसे अकेली जगह लग रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने गई। उसने देखा कि पूर्णिमा तेजी से उसकी ओर चली आ रही थी। उसके साथ कार्तिक, उसके माता पिता और उनकी दादी भी थी। वरुण कुछ पल तक उन्हें देखता ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों का उसकी पत्नी ने कई बार अपमान किया, वही लोग सब कुछ भूलकर आज उसके सबसे कठिन समय में उसके साथ खड़े थे। अगले ही पल वो दौड़कर अपनी बहन के सामने पहुंचा और बिना कुछ कहे फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों बाद भाई को इस तरह टूटते हुए देखकर पूर्णिमा भी अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोली, भैया मैं आ गई हूँ, अब आप अकेले नहीं हैं। वरुण ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे पूर्णिमा, मैं हमेशा चाहता था कि तुझे बुलाऊं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। पूर्णिमा ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोली, भैया भाई बहन के रिश्ते में माफ़ी नहीं होती। माँ हमेशा कहती थी कि मुश्किल समय में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अगर आज नहीं आती तो माँ की सीख का अपमान होता। ये सुनकर कार्तिक की दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने वरुण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रिश्ते अहंकार से नहीं त्याग से चलते हैं। जो बीत गया उसे भगवान पर छोड़ दे। अब जो करना है वो अपने परिवार को संभालना है। वरुण ने झुककर उनके चरण छू लिए। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। सभी एक साथ उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी को टाइफाइड है। कई दिनों से शरीर कमजोर था और मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा था। इन्हें कम से कम 1 महीने का पूरा बेड रेस्ट चाहिए। अगर समय पर आराम नहीं मिला तो परेशानी बढ़ सकती है। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद जब मोहिनी को होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र वरुण पर गई, फिर कुणाल पर, और फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी पूर्णिमा पर पड़ी, वो एकटक उसे देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब पूर्णिमा उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लिया, तब मोहिनी का वर्षों से जमा हुआ अहंकार पल भर में टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाई। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, पूर्णिमा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें रुलाया, तुम्हारे ससुराल वालों का भी सम्मान नहीं किया। फिर भी आज तुम सब कुछ भूलकर मेरे पास आ गई। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने सिर उठा सकूं। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। पूर्णिमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत मोहिनी के जुड़े हुए हाथ नीचे कर दिए और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ननद भाभी अस्पताल के उसी कमरे में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। कार्तिक की माँ धीरे से बोली, देखा माँ जी, यही होता है परिवार। देर से ही सही, लेकिन जब दिल बदल जाता है तो रिश्ते फिर से जन्म ले लेते हैं। अस्पताल में मौजूद नर्सें भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गईं। कुछ दिनों बाद मोहिनी की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने छुट्टी देते समय सख्त हिदायत दी कि उन्हें पूरा आराम चाहिए और घर का कोई भी काम नहीं करना है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कार्तिक, उसके माता पिता और दादी वापस अपने घर लौट गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, जब तक तेरी भाभी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती
तू यहीं पर रह जा। इस समय तेरे मायके को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पूर्णिमा ने कृतज्ञता से सबके चरण छुए। घर लौटने के बाद उसने बिना कुछ कहे फिर से वही जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली, जिन्हें कभी वो शादी से पहले निभाया करती थी। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई संभालना, वरुण के लिए टिफिन तैयार करना, कुणाल को स्कूल भेजना, उसकी पढ़ाई कराना, मोहिनी को समय पर दवा देना, उसका खाना बनाना, डॉक्टर की हर सलाह का पालन करवाना। वो सब कुछ इतने प्रेम से करते कि मोहिनी हर पल शर्म से सिर झुका लेती। कई बार रात में उसकी आंख खुलती तो देखती कि पूर्णिमा चुपचाप उसके सिरहाने बैठी है और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही है। मोहिनी की आंखों से अपने आप आंसू निकल आते। वो सोचती, जिस लड़की को मैंने कभी चैन से जीने नहीं दिया, वही आज मेरी सेवा में दिन रात लगी हुई है। सचमुच इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। उधर कुणाल अपनी बुआ के साथ रहते रहते फिर से पहले जैसा हंसमुख हो गया था। वो स्कूल से लौटते ही बुआ के पास बैठ जाता, उन्हीं के साथ होमवर्क करता और रात में भी उन्हीं से कहानियां सुनता। एक दिन दोपहर का समय था। मोहिनी अब पहले से काफ़ी स्वस्थ हो चुकी थी। वो कमरे में बैठी दवा खा रही थी। तभी कुणाल दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से बोला, बुआ आप दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हो। पूर्णिमा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ऐसा क्यों? कुणाल बिल्कुल मासूम अंदाज में बोला, क्योंकि मम्मी ने तो आपको एक बार तमाचा मारा था, फिर भी आप हमें छोड़कर नहीं गई। जब मम्मी अस्पताल में थी तब पड़ोस वाली दादी कह रही थी कि तुम्हारी बुआ कभी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मेरी बुआ जरूर आएंगी, वो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। देखो ना, मैंने आपको फ़ोन किया और आप सचमुच में आ गई। बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही मोहिनी के हाथ से दवा की शीशी नीचे गिर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पुराने पापों का आईना उसके सामने रख दिया हो। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो उठकर सीधे पूर्णिमा के पास आई और उसके पैरों में बैठ गई। रोते हुए बोली, मुझे मत रोको पूर्णिमा, आज मुझे रो लेने दो। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी, तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं की। माँ जी हमेशा कहती थी कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। आज अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे साथ ना खड़ा होता तो शायद मैं कभी अपने बेटे को भी नहीं देख पाती। तुमने मुझे सिर्फ माफ़ नहीं किया, बल्कि मुझे नया जीवन दिया है। पूर्णिमा ने घबरा कर उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, ननद भाभी के रिश्ते में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अगर हम हर गलती को जीवन भर याद रखें तो कोई रिश्ता बच ही नहीं पाएगा। माँ हमेशा कहती थी कि अपने लोग गलती करें तो उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें समझना चाहिए। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ ने सिखाया था। तभी कुणाल दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और दोनों का हाथ पकड़कर बोला, अब कोई नहीं रोएगा, अब मेरी मम्मी और मेरी बुआ हमेशा साथ रहेंगी। उसकी ये मासूम बात सुनकर पूरे घर में वर्षों बाद दिल से हंसी गूंज उठी। 1 महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। अब मोहिनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसके स्वभाव में भी ऐसा बदलाव आ गया था कि वरुण कई बार उसे चुपचाप देखकर भगवान का धन्यवाद करता। अब वो सबका सम्मान करती थी, घर की जिम्मेदारियां खुद निभाती और पूर्णिमा से छोटी बहन की तरह सलाह लेती। एक दिन कार्तिक अपनी पत्नी को लेने आए। इस बार घर का दृश्य बिल्कुल अलग था। मोहिनी ने पूरे सम्मान के साथ अपने हाथों से पूर्णिमा का सामान तैयार किया, उसकी पसंद का खाना बनाया। विदाई के समय उसने पूर्णिमा को गले लगाकर कहा, आज मैं तुम्हें अपनी ननद नहीं, अपनी छोटी बहन बनाकर विदा कर रही हूँ, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। पूर्णिमा मुस्कुराते हुए उससे लिपट गई। कार्तिक और उनके परिवार ने भी मोहिनी के बदले हुए व्यवहार को देखकर संतोष की सांस ली। वरुण दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जिसका उसने वर्षों से इंतजार किया था।
जाते जाते कुणाल दौड़कर अपनी बुआ से लिपट गया और बोला, बुआ आपने कहा था ना, जब भी इस घर में आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप ज़रूर आएंगी। पूर्णिमा ने उनके माथे को चूमते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि मायका कभी छूटता नहीं और अपने लोग कभी दूर नहीं होते। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।